देखो आप कंप्लीट हो रहे हैं उसी टाइम पैकअप करते चलो। पैकअप समझते हो? फुल पैकअप। यू हैव टू मार्क एनसीईआरटी, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स, यू हैव टू solve MCQs from module exercise 1, 2 and 3 and you have to solve the extra PDF MCQs। ठीक है, again exercise 1 and 2 and 3 focused on PYQs। फोकस क्या करना सभी है लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड। ये दो सेक्शन जो पीडीएफ में है वो उसके एक एक क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होने चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, प्लांट किंगडम। विटेकर किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि प्लांटी वहां पे है, दैट इज द प्लांट किंगडम। आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है? डिविजन्स पढ़ते हैं हम, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कुछ अब हमें देखना है कि कुछ तो बेसिक्स हमने ऑलरेडी देख ली है। लिविंग वर्ड के एक्स्ट्रा नोट्स अभी नहीं दिए हैं। एक्स्ट्रा नोट्स बोले तो एमसीक्यूज ना सिद्धि, वो इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि पूरी यूनिट मिक्स है बेटा, ये यूनिट के क्वेश्चंस मिक्स आते हैं। तो आप लिविंग वर्ड के क्वेश्चन आपको भी पूरा हम यूनिट वाइज ही पीडीएफ दे देंगे, उसको सेव करके रखो, प्रिंट आउट लेके रखो और वहां से एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लेना। ओके अभी क्योंकि मॉड्यूल आपको लेट मिला था इसलिए मैं थोड़ा सा उसको होल्ड पे डाली हूँ। आप दिवाली वैकेशन में उसको कर लेना कंप्लीट, तब तक आपके 1, 2, 3 चैप्टर भी आपके हैंड में रहेंगे। तो एनिमल किंगडम छोड़ के आप बाकी तीनों को कर लेना सो। चलो, तो हम जानते हैं कि विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लास्ट चैप्टर के लास्ट पोर्शन में आपने मतलब प्लांटी किंगडम में जस्ट विरियोस वाले टॉपिक के पहले जो प्लांटी के बारे में दिया था वहां आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसी को लिखा हुआ है। We looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whitaker, W.H. Whitaker. Okay, 1969 year था, wherein he suggested the 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter, we will deal in detail with the further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom। ठीक, अब इसमें आप क्या करोगे? एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ये हमने मैंने लाइन ले ली, इसको प्रॉपर ले ली, हम लोग पहला पैराग्राफ ले लिया। तो हम यहाँ पे आपको मार्क करने के लिए यही इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी विटेकर ने दिया हुआ है वो क्लासिफिकेशन के किंगडम क्या है और हम प्लांट को क्या बोलते हैं। तो ये इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आप ये आए तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये तो किसी से नहीं होने चाहिए। मेडिकल की प्रिपरेशन की क्या बात रहेगी फिर। तो ये आप मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें दिख रहा है कि बेटा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट के केस में फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया को शो किया, जिसमें आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो? प्लांटी पे। वी मस्ट, अगेन एनसीईआरटी है बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी मार्क कर लेना। मैं बताती हूँ कोई पॉइंट है जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। ये तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है। जो एनिमेलिया और प्लांटिंग में से सबसे ज्यादा मॉडिफाइड हुआ जो किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद फंजाई की डिस्कवरी तक, वो किंगडम कौन सा था? वो प्लांटी था। आई ऑलरेडी मेंशन्ड यू कि थाइलोफाइटा अगर आप पढ़ोगे तो फंजाई को आप प्लांट में पढ़ते हो। आज की डेट में भी कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऐसे हैं जो फंजाई को प्लांट में पढ़ते हैं। क्लियर बेटा? तो इस तरीके की जो चीजें, जो मॉडिफिकेशन हुआ, जो बैक्टीरिया निकले प्रोटिस्टा में, कुछ प्लांट से निकले, डायनोफ्लाजेलेट्स निकले, डायाटम्स निकले, यूग्लिना निकला, यूग्लिनाइड्स निकले, वो सारे कहाँ से आ रहे थे? वो सब प्लांट से आए। तो मैक्सिमम चेंज किस में हुआ? प्लांट किंगडम में हुआ। एनिमल किंगडम में क्या चेंज हुआ? एनिमल किंगडम से यूनिसेलुलर यूकैरियोट को निकाल के प्लेस कर दिया गया कहाँ? प्रोटिस्टा में। ओके बेटा, क्लियर है? तो fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae। ये आप जानते भी हो। अब आप इस लाइन को, ये सेंटेंस अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप ये तो करेक्ट सेंटेंस है, समझ रहे हो ना? तो करेक्ट सेंटेंस समझने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा
ये सब कहाँ प्लेस थे? ऑलरेडी प्लांट के अंदर थे। कब? जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, क्योंकि तीन को तो अलग ही कर दिया गया, तीन का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब प्रोटिस्टा जो डिस्कवरी हुई प्रोटिस्टा मोनेरा फंजाई की, तो उन सबको कहाँ से निकाला गया? प्राइम फोकस आपको देना है प्लांट को। ऑल्दो यू नो कि प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ है जो एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसी इंफॉर्मेशन वैसा आपका आंसर। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड in the same in the kingdom plantae, वही इसी लाइन का दूसरा एक लाइन हो गया वो। So the cyanobacteria मतलब blue green algae BGA that are also referred to as BGA are not algae anymore। इसलिए आज के डेट में उसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी, जब ए फॉर एल्गी बोल रहे हो, लेकिन स्टिल दे आर नॉट ट्रू एल्गी। ओके बेटा, वो तो एकदम ही कहाँ चला गया? मोनेरा में चला गया, बैक्टीरिया में चला गया। तो नेम उसका है ब्लू ग्रीन एल्गी, बट दैट इज साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में भी नहीं है, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट ऑटोट्रॉफिक। याद आ रहा है कुछ? प्रोटिस्टा में सब क्या है? यूकैरियोट, यूनिसेलुलर। जिसको नहीं याद आ रहा हो रिकॉल कर लो, या यहीं पे छोटे छोटे टर्म्स लिख लो। यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, जो भी आपको छोटा टर्म दिखे वो आप पेंसिल से लिख लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं आप वीक हो जाओगे। बस ये ध्यान रखो कि आज बताया तो याद आ जाना चाहिए, नहीं याद आया तो उसको रिवाइज करके याद आना चाहिए, करना चाहिए, उसको करो, प्रैक्टिस करो। किसी को कम मेहनत लगती है, किसी को ज्यादा मेहनत लगती है, बाकी ऐसा कोई नहीं है, कभी बच्चा कमजोर नहीं होता। ठीक है, अगर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहा है या बच्चा पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब उस बच्चे को डायरेक्शन नहीं सही है और टीचर कमजोर है। सिंपल सी थ्योरी है मेरे लाइफ। तो अगर कोई चीज ऑलरेडी देखो, साइंटिस्ट बड़े होते हैं, मेरे मेरे नजर में सबसे बड़ा इंसान साइंटिस्ट और डॉक्टर, मतलब मम्मी पापा तो होते ही हैं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, बाय प्रोफेशन बोल रही हूँ। सबसे बड़े तो साइंटिस्ट हैं जो कुछ डिस्कवर करना है। जब डिस्कवरी हो गई तो अब पढ़ाने वाले पढ़ा दे तो पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे, ये मान के चलो। तो आपको अगर अगर मेरे बोलने पे ऐसा लगता है कि अरे मैम ने कुछ पूछा, मुझे तो आ ही नहीं रहा था, मेरे से तो होगा कैसे, तो वो नहीं आना चाहिए माइंड में। बस ये कोशिश किया करो कि मैम ने पूछा, मुझे नहीं आया, इसका मतलब मैम ने ये पढ़ा दिया था, मुझे तब आया था, मैं भूल चुकी हूँ, मैं भूल चुका हूँ, मैं रिवाइज करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और आज इसको परमानेंटली याद करूंगा। कभी कभी क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन ऐसे आपके, फिर आज आप अगर साइनोबैक्टीरिया दोबारा उठा के देखोगे ना, तो अब ये फाइनल फिक्स हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि मैम ने पूछा था, आपको नहीं आया था, और ये हमारे ब्रेन पे वर्क करता है। या आपसे इनकरेक्ट हुआ, तो आप जैसे ही करते हो कि ये इनकरेक्ट कैसे हुआ, तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। उसके बाद वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वो हिट करेगा, जैसे दोबारा क्वेश्चन आएगा ना, तो वो गलत हुआ था ये बात आपका ब्रेन को हिट कर जाएगी। तो आपको डरना वरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना बेटा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी बायोफिल्ट्रेटेड। ठीक है, सारे डिवीजन के नाम है। द अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल। अब देखो बेटा, ये सब पुरानी कहानी है आपकी, बट आपको थोड़ा सा ये भी एनसीईआरटी चल रही है आपकी, थर्ड पैराग्राफ में है। ठीक है, ग्रॉस सुपरफिशियल मतलब ऊपरी ऊपरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, हैबिट हैबिटेट, ठीक है, कलर, रंग कैसा है, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, ये प्लांट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान देना बेटा, प्लांट का वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मेन उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है। और उसमें भी अगर आप आज की भी डेट में बात करो कि किसी प्लांट को आप पहचानते कैसे हो, तो यू विल फाइंड आउट कि फ्लावर तो जब उसके ऊपर लगेगा तब ना देखोगे, फ्रूट जब उस पे लगेगा तब ना देखोगे, लेकिन उसका वेजिटेटिव पोर्शन ऐसा जिससे आप प्लांट को आइडेंटिफाई करते हो, वो उसका लीफ होता है। आपके पास मैं स्टेम कट करके रख दूं कि बेटा ये आम का है, ये बबूल का है, ये बरगद का है, ये पीपल का है, तो आप बहुत आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप नहीं पहचान सकते हो। लेकिन हम आम की पत्ती रख दें, हम बबूल की पत्ती रख दें, हम पीपल की पत्ती रख दें, हम बरगद की पत्ती रख दें, ठीक है, हम
किसी भी प्लांट की लीफ रख दें तो यू विल आइडेंटिफाई मोर फास्ट। हाँ, क्लोजली रिलेटेड लीफ रख देंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, लेकिन यू विल फाइंड कि नीम की पत्ती से आप नीम को पहचान जाते हो। ये जो आपका कड़ी पत्ता होता है, करी पत्ता, उसका नाम ही है मीठी नीम, तो मीठी नीम और नीम की पत्ती एक साथ रखी है तो यू हैव सम डिफरेंस आइडेंटिफिकेशन फीचर्स बिटवीन दो देम, कि एक के बीच, एक के मार्जिनल थोड़े कट हैं और आपकी करी पत्ता की मार्जिन स्मूथ होती है। लेकिन आप इसको यहाँ पे ये समझो कि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर, अब ये तो मैं हायर प्लांट बात कर दी, अब आपका बात आता है कि भाई रिप्रोडक्टिव, हायर में तो आपको फूल दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है, आप देख सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोअर प्लांट्स भी हैं जिसमें फूल बन ही नहीं रहा, फ्लावर है ही नहीं, तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट दैम, how will you identify? You have to use the some microscopic structure to identify their androecium, gynoecium, ठीक है, anthrazoids, एग, इनको समझने के लिए, इनके स्ट्रक्चर, आर्चिगोनियम को पढ़ने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इवन एल्गी को देखने के लिए भी आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो एल्गी माइक्रोस्कोपिक, दूसरा उसका रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो आइडेंटिफिकेशन फेज होता है वो मेनली क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है, कि उसकी थायलाइड कैसा है, उसका बॉडी कैसा है, ठीक है, उसमें किस तरीके का अपीयरेंस है, कॉलोनियल है, सिंगल लिविंग है, इस तरीके से बेटा आएंगे आपको कैरेक्टर्स। तो लिनियस का सिस्टम टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, कार्ल वॉन लिनियस, ठीक है, थ्री वर्ड का नेम था, फिर उन्होंने अपना नाम मॉडिफाई किया कैरोलस लिनियस, जस्ट बिकॉज उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको भी हमेशा लिनियस के नाम आते ही याद हो जाना चाहिए। Such systems were artificial, इन्हीं को क्या कहते थे, artificial classification system, और जिसमें more characteristics यूज करते हैं उसको कहते हैं natural classification system। तो artificial, they separated the closely related species since they were based on a few characteristics। तो जब आप बहुत few characteristics देख रहे हो तो closely related species दूर दूर हो गई, क्योंकि कुछ characteristics जो आप देख रहे थे वो उनमें कॉमन नहीं थी, तो जब जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखा उसके अकॉर्डिंग उनको पास पास रख दिया। ठीक है बेटा, ओके। ऑल्सो द आर्टिफिशियल, ये ड्रॉबैक हो गया, आर्टिफिशियल सिस्टम का ड्रॉबैक है। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम जानते हैं कि प्लांट के केसेस में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ने क्लासिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अभी तक टू किंगडम क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल सिस्टम क्या था, उसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं था। ओके, तो इक्वल वेटेज, ये अब आप पॉइंट याद रखना, ये भी पॉइंट है आपका ड्रॉबैक जैसा, ड्रॉबैक है ये। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आज की डेट में ये एक्सेप्टेड नहीं है, सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। एक ही प्लांट की दो स्पीसीज अगर वो साउथ में केरला में लगी हुई है और वो नॉर्थ में कहीं लगी हुई है, तो दोनों के अपीयरेंस में डिफरेंस आ सकता है, दोनों का लुक अलग अलग हो सकता है, दोनों की लीफ की साइज, दोनों के फ्लावर की साइज, दोनों की क्रॉप, इवन यू आर ईटिंग व्हीट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड यू आर ईटिंग, मतलब गेहूं की बात करें हम, आप महाराष्ट्र में देख रहे हो और आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, या आप मिजोरम साइड में देख रहे हो, तो यू विल फाइंड इजिली, यू विल फाइंड द डिफरेंस वेराइटीज, उनके ग्रेन के साइज, उनके आटे की क्वालिटी, इन सब में चेंजेस होता है। इज इट क्लियर बेटा? क्यों? क्योंकि वो उस पे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी वर्क करते हैं। एज अगेंस्ट दिस, किसके, ये जो क्लोजली रिलेटेड और डिस्टिंक्टिवली रिलेटेड, दूर दूर चीजें चली गई क्लोजली रिलेटेड, और वेजिटेशन एंड रिप्रोडक्शन को कॉमन वेटेज दिया गया, इसके अगेंस्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो मॉडर्न टाइप का है, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, प्रॉपर्टीज समझ लो तुम, अमंग द ऑर्गेनिज, क्या क्या एफिनिटी, कितनी एफिनिटी है उनके बीच में, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, तो अंदर से एफिनिटी मतलब उनके बिहेवियर, उनकी एनाटॉमी को स्टडी करते हुए उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल फिजियोलॉजी में क्या सिमिलरिटी है, तो नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, तो ये मोर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर रहा था,
अब जो इंटरनल एक जैसे होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे, वो एक्सटर्नल हो सकता है नहीं सही दिख रहा हो, लेकिन उनको एक सिस्टम में, एक ग्रुप में, डिवीजन में लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो क्लोजली रिलेटेड थे बट ड्यू टू एक्सटर्नल फीचर वो डिस्टेंटली प्लेस्ड हो गए थे, वो सभी फिर इंटरनली रिलेशनशिप को देखते हुए वो क्या आ गए, क्लोज आ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं कह रही हूँ ए बी से इंटरनली काफी क्लोज था, ए और बी इंटरनली काफी क्लोज थे, लेकिन ए को करना है इंजीनियरिंग तो ए चला गया दिल्ली। ठीक है, बी को करना है मेडिकल तो बी भी चला गया दिल्ली, ये चला गया आईआईटी दिल्ली, ये चला गया एम्स दिल्ली। ओके, बोथ आर बिलोंग्स फ्रॉम द रत्नागिरी। तो इनके बीच में, इनके कल्चर को लेके, इनके बचपन को लेके, इनकी चीजों को लेके बहुत सारी क्या है, सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फ्यूचर, देयर चॉइसेस, दे आर इन डिफरेंट कॉलेजेस। ओके, डिफरेंट सिटी भी कर सकते हैं, चलो इसको हम कहाँ का एम्स दिला दें, एम्स भोपाल दिला दिया इसको एडमिशन, तो ये दिल्ली में है, ये भोपाल में है। क्लियर, ये इंजीनियर है, ये मेडिकल फील्ड में जा रहा है। तो क्या हुआ कि किसी एक फीचर की वजह से आपने इनको दूर कर दिया है और अलग अलग आप देख रहे हो, लेकिन बहुत सारे इनके कॉमन फीचर्स हैं जिनसे ये क्लोज थे। इज इट क्लियर? तो नेचुरल किंगडम क्लासिफिकेशन क्या देख रहा है, बारीकी से देख रहा है, माइन्यूटली देख रहा है, क्लोजली रिलेशनशिप को दिख रहा है। और बाहर से, अब ये देखो, ये बाहर से दिखने वाला फीचर हुआ कि ये आईआईटी कर रहा है, ये मेडिकल कर रहा है। ठीक, उनका कोर कहाँ है, उनका कोर तो रत्नागिरी में ही था, उनका डेवलपमेंट, उनका कल्चर, उनकी दोस्ती, वो सब रत्नागिरी की है। तो कई सारे उनके कॉमन फीचर, उनकी फैमिली, वो सारी चीजें रत्नागिरी से बिलोंग्स कर रही हैं। तो इसी तरीके से आप समझ लो, छोटी छोटी बातें, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो, यहाँ पे आप मार्क कर लेना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स जिसको माइक्रोस्कोपिक से देख रहे हैं, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट करता है और एम्ब्रियो से न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज फॉर्म हो रहा है, उसी स्पीसीज का होगा ऑब्वियसली न्यू ऑर्गेनिज फॉर्मेशन। ओके, न्यू प्रोजेनी लिख लो, ज्यादा करेक्ट है न्यू ऑर्गेनिज में, तो आप कहोगे नया स्पीसीज बन गया, उसी स्पीसीज की नई नई पीढ़ी कैसे जनरेट हो रही है वो आ जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। उसी स्टडी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मीन्स प्लांट, केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री, केमिकल कंपोजिशन ऑफ plants, chemical interaction of plant, chemical behavior of plants, internal features of plants। तो इन सभी को स्टडी किया गया, तो नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, जिससे जो ऑलरेडी डिस्टेंस पे थे वो सभी क्या हो गए बेटा, क्लोज आ गए। मार्क हो गई एनसीईआरटी, मार्क यहाँ तक। Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and J.D. Hooker, Joseph Dalton Hooker। इसको बोलते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अब बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है साइंटिस्ट बेस्ड, ध्यान से सुनना। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कैरोलस फॉन लीनियस या कार्ल लीनियस या लीनियस। इज इट क्लियर? दो साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए आपको। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन विच फीचर्स, internal features, morphology, along with morphology, external features, it is based on internal feature, anatomy, embryology and phytochemistry of the plants or organism. Okay, and artificial classification system is based on few external features, few characteristics। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है। ओके, फिर आपने देखा था कि और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी में आप गए थे, तो आपने देखा था कि स्पीसीज का रिलेशनशिप हमने स्टडी किया कि फाइलोजेनेटिकली वो किससे रिलेटेड है, क्या उनकी फाइलोजेनी है, उसको हमने वर्ड दिया था सिस्टमैटिक्स, सिस्टम। तो
आपकी क्लासिफिकेशन सिस्टम का ऐसा पार्ट विच डील्स विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसको आप सिस्टमैटिक्स बोलते हो, उसको आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हो, तो वो और मॉडर्न हो जाएगा। ओके, जैसे देखो, अब ये हम कह रहे हैं कॉमन एंसेस्टर, ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, नई स्पीसीज होगी, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं तो इन सब की एक कॉमन स्पीसीज थी, ये हम कहें कि स्पीसीज 0 मान लेते हैं, ठीक है। कोई कॉमन एंसेस्टर था जो स्पीसीज जिससे जिसमें चेंजेस हुए जेनेटिक लेवल पे, तो एक एडॉप्टेशन की वजह से दो स्पीसीज वहां से जनरेट हो गई। तो अब हो सकता है धरती पे ये भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे वन मानुस, चिंपैंजी, बंदर, हम, ओके, हम मतलब तुम भी, हम सभी कहाँ से एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमारा ऐसे ही पीछे कहीं कॉमन एंसेस्टर बैठा हुआ है। ओके, और वो भी धरती पे, हम भी धरती पे हैं, सब अलग अलग स्पीसीज हो गए, सब अपने अपने देश दुनिया में खुशी से जी रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम जाके बंदर को बोलेंगे बंदर जी आप हमारे परदादा के दादा के दादा के दादा के दादा हो, हम आपसे जुड़े हुए हैं, हम आपको घर में रखेंगे, हम आपको संभालेंगे, आपका केयर करेंगे। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन बन चुकी है। हम ह्यूमन है, वो चिंपैंजी है, वो बंदर है। इज इट क्लियर? बट वी आर रिलेटेड, कहीं बैकग्राउंड में हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हमारा कहीं ना कहीं कोई कॉमन एंसेस्टर है, और इसी कॉमन को जाते जाओगे आप तो आप कॉन्सर्वेट तक पहुंच जाते हो, आप सिंगल सेल तक पहुंच जाते हो, जो पहली लाइफ में सेल आई थी। तो इसका मतलब जो मैम ने ओरिजिन ऑफ लाइफ और बेसिक लेक्चर में धरती बना के तुम्हारा जीवन लाया था, उसको आप हमेशा जस्टिफाई कर सकते हो कि ये प्लांट हो या कोई एनिमल हो या कोई समुद्री एनिमल है या कुछ भी है, हम जितना बैकग्राउंड में जाएंगे तो एक इस तरीके का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्री बनता है, और वो एंड होता है जाके एक सिंगल सेल पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो एनिमल एनिमल भी हमारे भाई भाई हैं, और प्लांट भी हमारा भाई भाई है, मतलब सब आपस में हम रिलेटेड ही हैं। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बट हम इतना डीप तक नहीं जाते हैं क्योंकि इतने सारे रिश्तेदार निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम अपने क्लोजली एंसेस्टर को स्टडी करते हैं और स्पीसीज में कॉमन देखते हैं। दैट्स वाई जीनस से कितना क्लोज बाकी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको हम स्पीसीज को कैटेगरी कर देते हैं। तो स्पीसीज को एक जीनस में वो सीक्वेंस ऑफ 7 हायरार्की आपको याद रहना चाहिए। ओके, क्लियर? Species that share a common ancestor also share an evolutionary history. दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखो ये शेयरिंग लाइन है जिसको सब शेयर कर रहे हैं। अब हम लोग तो क्या फाइलोजेनी में रिसर्च भी कर डालते हैं, हमारा तो पूरा एक पेपर होता था एमटेक में फाइलोजेनी। तो मैं आपको यहाँ पे हिंट देती हूँ बस एक, कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इसकी लेंथ, हम लोग, इसकी लेंथ होती है बेटा, इसके पैरामीटर होते हैं, इसकी स्केल होती है कुछ। तो ये जितना डिस्टेंस आ रहा है ना, और जितना क्लोज छोटा डिस्टेंस आ रहा है, वो इसके क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बस आप इतना जो आपको दिख रहा है ना वैसे ही समझो। तो बर्ड से क्लोजली रिलेटेड क्रोकोडाइल, देन रोडेंट, रैबिट, प्राइमेट, एम्फीबियंस, रे फिन्ड फिश, शार्क। तो इस तरीके से आपको वैरायटी दिख रही है, लेकिन दे आर कॉमनली कॉमनली ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ है उनका, वर्टिब्रेटा में आ जाते हैं। इज इट क्लियर? तो यू कैन सी कि अगर आप एंसेस्टर की बात करोगे तो आपको बहुत सारे रिश्तेदार नजर आएंगे। तो आप देख लो, आप कहीं ना कहीं मेढक से भी जुड़े हो, कहीं ना कहीं आप मछलियों से भी जुड़े हो, और हम तो आपको प्लांट से भी जोड़ दिया, और आज जाके हम साइनोबैक्टीरिया से भी जोड़ देते हैं। तो सीधी सी बात, हम सब जुड़े तो एक दूसरे से हैं, बट हम किसके क्लोज हैं? तो सिमिलरिटी, परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी हम किन किन के साथ शो करते हैं, उन सारी स्पीसीज को हम अपने जीनस के अंदर रख लेते हैं। ओके, जीनस के ऊपर कौन सा आता है हायरार्की? बताओ बताओ फटाफट, जीनस के ऊपर कौन सी हायरार्की आएगी? फैमिली, वेरी गुड। ठीक है, तो कई सारे क्लोजली रिलेटेड जीनस जाएंगे फैमिली में, कई सारी क्लोजली फैमिली रिलेटेड जाएंगे ऑर्डर में, कई सारे क्लोजली ऑर्डर जाएंगे क्लास में, क्लास जाएंगे फाइलम में, फाइलम जाएगा किंगडम में। तो एक जो आपने हायरार्की पढ़ी थी, वही क्या है? आपकी रिश्तेदारी है।
कि आप एनिमल किंगडम में तो सारे एनिमल से आप रिलेटेड हो, उसके ऊपर आप चले गए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आप सारे बायोलॉजिकल किंगडम से रिलेटेड हो। कोई इशू नहीं? वेरी गुड। द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड इट्स फाइलोजेनी. One biological system of classification that is based on the phylogeny is known as cladistic. Cladistics इस टर्म, इस ये जो फिगर बना है ना, इसको बोलते हैं फाइलोजेनिक ट्री, या इसको बोलते हैं क्लैडिस्टिक्स अपीयरेंस. ओके बेटा, वर्ड याद रख सकते हो आप, थोड़ा हायर स्टडी का वर्ड है क्लैडिस्टिक्स. दिस इज क्लैडोग्राम बोलते हैं इसको बेटा ना, क्लैडोग्राम बोलते हैं. अभी मैं और दिखाती हूँ आपको, इनमें शायद मैंने डाला होगा. दिस इज, ठीक है. यहाँ पे आप देखो, इसको समझने की कोशिश करो तो ए बी 100% क्लोजली रिलेटेड है. काफी 100 तो नहीं हो सकते, 100 होगा तो ए ही हो जाएगा. तो देखो थोड़ा सा 100 के नीचे है, 90 तक समझ लो आपकी इनके बीच में क्लोज रिलेशन, मतलब सिमिलरिटी ऑफ परसेंटेज 100% होगी तो ए ही हो जाएगा, बी ही हो जाएगा. तो आपको क्या देखना है, परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी अप्रोक्सीमेटली 100 है तो वो सबसे क्लोज है. 80 है तो ए बी सी डी के बीच में आपस में क्लोजनेस है, तो सी और डी और 80% इनकी सिमिलरिटी ए बी के साथ है, तो आप इसको शो कर लो. या आप ऐसे समझो कि 60% सिमिलरिटी इनकी किसके साथ है, ए बी के साथ है, और सी डी की आपस में कितना शो कर दिया, 80%. ए बी और सी डी के बीच में 60% सिमिलर. सिंपल हम एकदम इजी लैंग्वेज में बताएं तो 100 कैरेक्टर देख रहे हो आप, 100 कैरेक्टर में 95 कैरेक्टर किसके मिल रहे हैं, परसेंटेज हो गया भाई, ए बी के मिल रहे हैं. 80 कैरेक्टर किसके मिल रहे हैं, सी और डी के मिल रहे हैं, तो ए बी के बीच में सिमिलरिटी कितनी है, 95%. सी डी के बीच में सिमिलरिटी कितनी हो गई, 80%. ए बी और सी डी के बीच में कितनी परसेंटेज है, तो क्या हो गई, आपको दिख रही है 60%, तो 60 मतलब 100 में 60 कैरेक्टर मिल रहे हैं, 60 कैरेक्टर इनके बीच में सिमिलर है. अब यही हो गया आपका बेटा, जैसे जस्ट सपोज ये एक स्पीसीज, ये एक स्पीसीज, ये एक स्पीसीज, ये एक स्पीसीज, ये एक जीनस, ये एक जीनस, ये जीनस को एक साथ एक फैमिली में कर दिया, तो एक हायरार्की आगे बढ़ती जा रही है, तो नंबर ऑफ सिमिलरिटी परसेंटेज कम होता जाएगा. ये आपने टैक्सोनॉमी में भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंपैरेटिव स्टडीज कम होती जाती है, और जैसे जैसे हम स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं. मोर सिमिलर, मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर टूवर्ड्स द स्पीसीज, मोर जनरल, लेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टूवर्ड्स द किंगडम या फाइलम. इज इट क्लियर? पुरानी चीज ही रिकॉल हुई है, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अलग. तो इस तरीके का जब आप ट्री बनाते हो ना, दिस इज नोन एज क्लैडोग्राम. फिर से आपका पैराग्राफ एक है एनसीईआरटी का ही, नेक्स्ट पैराग्राफ. क्या हुआ देवाशीष, कुछ नहीं समझ में आया क्या बेटा? क्लियर है? कुछ पूछना है देवाशीष? चलो ठीक है. एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक, आपका 30 नंबर पेज पे सेकंड पैराग्राफ है बेटा. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम हाईलाइट है, बोल्ड है ऑलरेडी, आप भी हाईलाइट रखो. बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल. तो ये कैसा है आपका मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, टैक्सॉन, hierarchical platform level have a common ancestor. ओके, फैमिली में आप पढ़ रहे हो कई सारे जीनस को, इसका मतलब फैमिली में उनका उन जीनस का कॉमन एंसेस्टर है. जीनस में पढ़ रहे हो मतलब उन स्पीसीज का कॉमन एंसेस्टर कहाँ है, जीनस में है. इसी तरीके से ऑर्डर में, क्लास में. We now use information from many other sources to the help resolve difficulties in क्लासिफिकेशन. तो आज के डेट में जो आप इवॉल्व क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो हम अलग अलग तरीके की
टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, अलग अलग पैरामीटर को गैदर्ड करते हैं और उनको मर्ज कर लेते हैं और तब फाइनल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया। दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ठीक है, किसी भी अगर प्लांट का आपको फॉसिल मिलता है तो ठीक है भाई, किसी एनिमल का फॉसिल मिलता है, आपको पता है डायनासोर अब से मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन डायनासोर के डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा पूरा फॉसिल नहीं कभी मिला है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो फॉसिल मिले उसको कंप्यूटराइज करके या उसको असेंबल करके एक पूरा डायनासोर कैसा दिखता होगा, ये चीज ह्यूमन ने जनरेट किया है। और तब उसने डायनासोर पे बेस्ड मूवीज, जुरासिक पार्क वगैरह बनाई है। क्यों? क्योंकि फॉसिल एविडेंस शो करे कि उसकी टेल का साइज इतना होगा, उसके पैर का साइज इतना है, उसका वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरीके से बेंड किया हुआ है। ये सब स्टडी कहाँ से मिली हमें? पैलेंटोलॉजी ब्रांच होती है फॉसिल स्टडी से। इज इट क्लियर बेटा? तो अगर किसी का फॉसिल नहीं मिल रहा है तो आपको क्लोजली रिलेटेड जो स्टडी मिली हुई है, जो एविडेंसेस हैं, तो वो टैक्सोनॉमी एड में आपने पढ़ा था, फाइलिंग की हुई है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उससे आप उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हो और जहां पे वो थोड़ा भी क्लोज फिट हो रहा है वहां पे उसको क्लासिफाई कर सकते हो। अभी डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेचुरल सिस्टम के ऊपर है, ये सब हायर है, ठीक है। और अगर आपको आर्टिफिशियल नेचुरल में ही क्लासिफाई करना होगा तो नेचुरल में चले जाएंगे, जहां पे मोर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि सारे डेटा फिट कर दिए गए कंप्यूटर में। अब आपको जो भी नया ऑर्गेनिज्म दिख रहा है या आप उसके बारे में डिटेल देखना चाहते हो, वो नोन होगा तो आप फीचर्स डालो, कंप्यूटर डेटाबेस से उसका आउटपुट आ जाएगा। आप नहीं नोन है तो आप फीचर्स डालो, वो कितने क्लोजली रिलेटेड है, डेटाबेस आपको परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी देके, जो अभी मैंने आपको दिखाया ना क्लैडोग्राम, वो क्लैडोग्राम आपके सामने आ जाएगा और यू विल फाइंड कि ए क्या है, बी क्या है, ठीक है, किससे क्लोजली रिलेटेड है वो आपको उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक टूल। हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज करते हैं। जब आपका कोर्स वोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कभी फॉर योर इंटरेस्टिंग पर्पस, थोड़ा नॉलेज बेस पे मैं आपको कुछ कुछ चीजें इस तरीके की भी करके लाइव दिखाऊंगी। तो फाइलोजेनेटिक टूल सॉफ्टवेयर से हम किससे कितने क्लोजली रिलेटेड है, आप किसके बारे में जानना चाह रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको वो ट्री बना के दे देगा। Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. आपको पता है कंप्यूटर का अपना एक बाइट वाला, बिट वाला जो पैरामीटर होता है, जो वो 0 1 को रीड करता है, वो उसकी लैंग्वेज है। तो आप जो भी चीजें असाइन करना चाह रहे हो उसको कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में लेगा, उसके बाद उसको मैच करेगा, टेस्टिंग ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं इनको, उससे टेस्ट करेगा एंड देन वो रिजल्ट देगा। ओके, तो जो सेव है वो सेव रहेगा और उसके बेसिस पे सर्च करके वो आपको रिजल्ट दे देगा। In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of character can be considered. आपको नहीं पता उस टूल में कितने कैरेक्टर दिए हुए हैं, आप जितने भी डाले ना तो उसके रेफरेंस में उसने सारे कैरेक्टर से उसको मैच कर लिया और आपको रिजल्ट दे दिया। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, क्लियर है? कंप्यूटर का यूज हो रहा है और कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करता है 0 और 1 के फॉर्म। दिस अप्रोच ऑफ सिस्टमैटिक्स इन्वॉल्व्स द न्यूमेरिकल इवेल्युएशन, ठीक है, आप नंबरिंग सिस्टम जैसे देते हो ना वैसे ही इवेल्युएट कर रहे हो ऑफ सिमिलरिटीज और एफिनिटीज, कितना क्लोज रहेगा बिटवीन टैक्सोनॉमिक यूनिट्स, देन अरेंजमेंट ऑफ दिस यूनिट इनटू टैक्सा, और उसी के रिजल्टेंट आपको इस तरीके से एक ट्री मिल जाता है। इसको बोलते हैं फाइलोग्राम ट्री, क्लैडोग्राम ट्री। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या आप सर्च कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उनका डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो यहीं पे खत्म करते हैं बेटा, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आप